हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीके लुसेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट महाजनपद काल से है और यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इसमें पहला सूची में दिया है महाजनपद और दूसरे सूची में राजधानी दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं कौन किस महाजनपद का राजधानी था। तो मिलान करते हैं। गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, सूर्यसेन का जो राजधानी था मथुरा, वत्स का जो राजधानी है कौशाम्बी और कौशल का जो राजधानी है श्रावस्ती। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो ध्यान रखना है कि अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है कि उदयन जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया और उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। यानी किस जगह पर हुआ था। तो बेबीलोन में। ध्यान रखना है कि सिकंदर जो महान था उसका मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महान जो सिकंदर है एवं पोरस के सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ा हुआ था। तो ध्यान रखना है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर एक तरफ महान सिकंदर के शासक महान सिकंदर था और एक तरफ पुरु या पोरस के जो पोरस राजा हैं उनके सैनिक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की प्रतीक मानी गई है। तो इस तरह से इसका आंसर ध्यान रखना है उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो ध्यान रखना है भोजक या ग्राम भोज। भोजक या ग्राम भोज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था। इस तरह से इसका आंसर ध्यान रखना है कि अवंतिका। अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखना है कि महापद्मानंद। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद और उसी को महानंदीन एवं नंदीवर्धन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया है। तो ध्यान रखना है घननंद को क्या कहा गया है। तो अग्रमीज जैंड्रमीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है ईरानियों के द्वारा। ईरानी जो थे भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी प्रथम विदेशी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो यूनानियों के द्वारा। यूनानी जो थे पहले यूरोपीय आक्रमण थे और दूसरा विदेशी आक्रमणकारी थे। और पहला अगर विदेशी आक्रमण कहेगा तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो ध्यान रखना है कि डेरियस या दार्याबाहु फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता है। हाइडेस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है। झेलम नदी को पुराने समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। तो यानी हाइडेस या वितस्ता का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था किन शासकों के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना है सिकंदर और
पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था उनके बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखना है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ शासक दिया है, दूसरे तरफ वंश दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करते हैं। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक जो है आपका ये शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद जो थे नंद वंश के शासक थे। और बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कर रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में महाजनपद दिया है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। मगध जो है, मगध वर्तमान के किस समय में पड़ता है? तो मगध जो है पटना वाले क्षेत्र में, पटना गया वाले क्षेत्र में पड़ता है। वतस जो है इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। और कौशल जो है आपका ये अवध के क्षेत्र में पड़ता है। और अवंती जो है मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर यानी 19 कर रखा है इसमें कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखना है कि मगध का जो प्रथम राजधानी था गिरिवर्ज या राजगिरी था। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो गिरिवर्ज या राजगिरी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ध्यान रखना है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का रखा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ध्यान रखना है कि घानानंद नंद वंश का ये भी एक शासक है जो सिकंदर महान के समकालीन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ध्यान रखना है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि सिकंदर की भारत पर सफलता के निम्न कारण थे। यानी इसमें देखना है कि कौन कौन कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रखा है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बात सही कह रखा है। दूसरा का कह रखा है उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। यानी सिकंदर की जो सेना थी श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है। वे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। यानी उसे जो है सिकंदर महान जो है उसको देशद्रोही जो भारतीय शासक थे उनका सहयोग मिला। ये भी सही है। और चौथा कह रहा है वह एक अच्छा प्रशासक था। जो सिकंदर महान है वह एक अच्छा प्रशासक था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में दिया है राजा और सूची 2 में दिया है राज्य। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन राजा किस राज्य से संबंधित है। तो बात करते हैं इसका कि जो प्रघोत है वह आपका अवंती से संबंधित था। और ये उदयन जो है उदयन वह तस से संबंधित है। और प्रसेनजीत जो है कौशल से संबंधित है। और अजातशत्रु मगध से संबंधित था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। तो मतलब ये बताना है कि किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो इसका ध्यान रखना है कि कलिंग के अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि नंद वंश का जो राजा था
उसने आदेश दिया था एक नहर खोदने के लिए और नहर खोदी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो बताना है कि पहला वो ईरानी शासक कौन था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो ध्यान रखना है डेरियस जो था भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 कर रखा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो वजी संघ है यानी वैशाली जिसका राजधानी है उसके साथ युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलस, एक ऐसा रथ जिसमें गादा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है, जो शिलाकंटक एक पत्थर फेंकने वाला युद्ध है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना है इसमें इसका कि जो अजातशत्रु था वह ऐसा मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर रखा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक ध्यान रखना है घानानंद यानी घननंद था। ठीक, कहीं कहीं घानानंद मिलेगा यानी घननंद था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर रखा है कि भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो ध्यान रखना इसमें 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर रखा है निम्नलिखित यानी निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार करना है। पहला दे रखा है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा प्रसेनजीत। कह रखा है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। ध्यान रखना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समय में थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें कारण बताना है, ऑप्शन के रूप में दिया है कारण। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या था। पहला कर रखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और दूसरा का जो है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जनजीवन मार्ग का प्रयास, ये तो गलत है। और तीसरा का जो है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख का विकास, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का रखा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। तो ध्यान रखना है इसमें इसका जो है अवंती जो है उसके राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। जीवक जो थे किसके चिकित्सा के लिए गए थे, तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पर है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो ध्यान रखना है कि शिशुनाग वंश के जो शासक था शिशुनाग, उसी ने मगध का हिस्सा बना लिया था अवंती को जीतकर। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। तो इसका इस तरह से ध्यान रखना है आंसर कि बिंबिसार जो है मगध का सम्राट था जो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो ध्यान रखना है इसका कि काशी जो है उसको अपने नगर में यानी अपने साम्राज्य में मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था। तो अवंती, वतस और कौशल का
विलय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इस तरह से इसका ध्यान देना है। अजातशत्रु जो था काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ध्यान देना है कौन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की थी। तो बात तो सही है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बृहदरथ ने किया था। दूसरा का कह रहा है महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वत्रंतक यानी क्षत्रियों के अंत के करने वाला एक इकाराट का उपाधि धारण किया। ये भी सही है। और अगला जो कह रहा है सी कि ग्रीवरज या राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं और वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियाँ हुई। तो ये भी सही है। तो इसका कह रखा है कि इनमें से मतलब कोई गलत नहीं है, यानी बाकी सही है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ध्यान रखना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। उस समय नंद वंश का शासक कौन था? तो घननंद जो था उस समय नंद वंश का शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत में आक्रमण का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के स्वरूप माना जाता है? तो चलिए इसका बात करते हैं। पहला जो है देख लेते हैं। इसमें पहला कह रहा है खरोष्टी लिपि का प्रचार। बात सही है कि खरोष्टी लिपि का प्रचार उसी समय हुआ था। और दूसरा जो है अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव से ही अभिलेख उत्कीर्ण करने का जो कला है उसका भी प्रचार हुआ। तीसरा का जो कह रहा है ईरानियों के छत्रपथ प्रणाली की प्रचार उसी समय हुआ, यानी ईरानियों के आक्रमण के समय। और घंटा आकार के गुंबज की कला का जो प्रचार उन्हीं लोगों के समय में हुआ। और पांचवा जो कह रहा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति उसी समय से की जा रही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें सभी जो कथन है सही हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रखा है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका देखते हैं एक एक लाइन पढ़कर कौन सा सही है कौन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। इस आक्रमण में भारत और यूनानों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित हुआ है। बिल्कुल गलत है। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये भी गलत है। और कह रखा है सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी गलत है। कह रखा है कि इसने भारत को यूनान की विरासत बनाया, यानी ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासक की व्यवस्था नहीं थी? कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका ध्यान रखना है। जो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। कपिलवस्तु के शाक्य में भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। कुशीनगर के मल में भी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। वैशाली के लिच्छवी में भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है निम्नलिखित में से सेनिया यानी नियम और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किस शासक को यानी अस्थाई सेना एवं नियमित सेना रखने वाला शासक कहा जाता है? तो ध्यान रखना है इसका बिम्बिसार जो है नियमित एवं अस्थाई सेना रखता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तो निम्न में से किस
से उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महापद्म नंद। यानी महापद्म नंद जो थे उनको उग्रसेन की उपाधि दी गई थी और उसे भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47। डेरियस जिसको दार या बाहु फर्स्ट भी कहा जाता है। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के निकटवर्ती यानी तटवर्ती भूभाग को जीतकर इससे ईरान का 20वां क्षेत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना स्वराज्य प्राप्त होता था? यानी जो प्रांत जीतकर डेरियस ने ईरान के 20वें प्रांत के रूप में बनाया था उससे कितना उसे राजस्व प्राप्त हो रहा था? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 360 टैलेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कर रखा है, नहीं था। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन कर रखा है नियाकर्स। नियाकर्स जो था आया था सिकंदर के साथ। ये भी जो है एनार्सिट्रिक्स जो है ये भी सिकंदर के साथ आया था। और एरिस्टोबुलस जो है ये भी सिकंदर के साथ आया था। हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था। यानी इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेरोडोटस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो इसका ध्यान रखना है कि जो श्रेष्ठीन कहा जाता था, यानी श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। गृहपति का अर्थ क्या है? यानी गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। ध्यान रखना है कि गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो बात करते हैं अष्टकूलक। अष्टकूलक जो है कैसी संस्था थी? तो परमार्शदायी संस्था थी। अष्टकूलक जो है परमार्शदायी संस्था थी। महामात्र जो है उच्च कोटि का अधिकारी होता था। महामात्र जो है उच्च कोटि का अधिकारी होता था। बलि साधक जो है ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और कौलिक या शुल्काध्यक्ष यह जो है शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण उसे पुत्र द्वारा मारा गया? तो इससे ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु जो को पितृहंती भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर उसके सिंहासन पर बैठा था यानी राज्य किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? कह रखा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि लिच्छवी के द्वारा जो स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रखा है 54 में। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है महाजनपद और सूची 2 में दिया है राजधानी। तो चलिए मिलाते हैं उसके राजधानियों को।
तो कुरु का जो राजधानी है, कुरु का जो राजधानी है, कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ में। और पंचाल का जो राजधानी है, पंचाल का राजधानी था आपका अहिछत्र में। और कौशल का जो राजधानी है आपका, कौशल का राजधानी साकेत में था। और वतस का जो राजधानी है कौशाम्बी में था। यानी ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल का जो राजधानी है अहिछत्र, और कौशल का जो राजधानी है साकेत, और वतस का जो राजधानी है कौशाम्बी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रखा है इसमें, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसमें बताना है किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इससे हम लोगों को 16 जो महाजनपद है उनकी जानकारी मिलती है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज का ये हमारा सीरीज समाप्त हुआ। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें, जो अधिक प्रश्नों की परीक्षाओं में देखने को मिलती है। तो थैंक यू।